अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट 1 को देखेंगे और इसमें मौजूद क्वेश्चंस को जो है वो हम हल भी करेंगे और उन्हें समझने की भी कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और इसके अलावा ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसके अगर ये किसी पेपर में मौजूद ना हो या इसका कहीं पर जिक्र ना हो तो वो पेपर ही अधूरा है, चाहे वो कंपेटिटिव हो, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हो या फिर इंडिया में हो, जहाँ मर्ज़ी हो। लेकिन इंग्लिश तो ज़रूरी है और इंग्लिश आनी भी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए इंग्लिश। तो अभी जो है हम इस टेस्ट 1 को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे और हम उनसे क्या लर्न कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। अच्छा जी, अब बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, अब चलते हैं टेस्ट की तरफ। लेट्स स्टार्ट इट। अगर आप देखें तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हमने एक फिल इन द ब्लैंक्स जो है हमें दी गई है और यहाँ पर वो कह रहा है कि ही स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड डैश माई कमिंग लेट। देखें, ही स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड, यहाँ पर क्या आएगा? एट ही स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड एट माई कमिंग लेट, he strongly objected on my coming late, he strongly objected for my coming late या he strongly objected to my coming late। देखें, he strongly objected, उसने एतराज़ किया मेरे देर आने पर, ठीक है। तो जो बेस्ट आंसर जो है वो बन सकता है वो है कि he strongly objected to my coming late। तो बेस्ट आंसर है टू, तो ये वाला आंसर जो है वो बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमने जो है वो प्रीपोजिशन जो है वो करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वो ढूंढना है। ही टुक मी अ थीफ, ठीक है। ही टुक मी डैश अ थीफ, तो ही टुक मी विद अ थीफ, ही टुक मी विद अ थीफ, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बनता, तो ये गलत है। इसके बाद ही टुक मी एट अ थीफ, ये भी नहीं बनता क्योंकि थीफ जो है ये कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर हम जा रहे हैं। ही टुक मी ऑफ अ थीफ, नहीं, ये भी नहीं बनता। ही टुक मी फॉर अ थीफ, ये बन सकता है। ही टुक मी फॉर अ थीफ, उसने जो है वो चोरी के लिए मुझे उठाया या चोर के लिए मुझे उठाया। तो फॉर इज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है हिज इंक्विजिटिव माइंड इज़ ऑलवेज रेस्टलेस। देखिए, इंक्विजिटिव का मतलब होता है जब आप कुछ जानने के लिए सीखें, ठीक है ना, लर्न टू नो, इफ़ यू आर ईगर। अगर आप के अंदर तवानाई है और आपके अंदर सीखने की सलाहियत है तो आप उसके लिए क्या करते हैं? आप इल्म हासिल करते हैं, आप लर्निंग करते हैं। तो जब आपका माइंड तजस्सुस से भरा होगा, आपका माइंड क्यूरियस होगा, ठीक है, वो ईगर होगा लर्निंग के लिए, तो उसको कहते हैं इंक्विजिटिव माइंड। तो यहाँ पर सेंटेंस है कि हिज इंक्विजिटिव माइंड इज़ ऑलवेज रेस्टलेस। उसने हिज इंक्विजिटिव माइंड में जो यहाँ से लेकर हिज से लेकर माइंड तक उसने क्या किया? उसने अंडरलाइन कर दिया। अब हमने क्या करना है? इसका सिनोनिम ढूंढना है। तो जो बेस्ट सिनोनिम है वो है हिज क्यूरियस माइंड और यही इसका राइट आंसर है क्योंकि इंक्विजिटिव का मतलब होता है तजस्सुस से भरा हुआ दिमाग, ठीक है। तो हिज क्यूरियस माइंड जो है ये बेस्ट है। यहाँ पर हिज इंडिफरेंट माइंड नहीं आ सकता, हिज ब्लॉक्ड माइंड भी नहीं आ सकता, हिज रिटार्डेड माइंड भी नहीं आ सकता। तो क्यूरियस माइंड इज़ द बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है कि द इलेक्शन कमिश्नर डैश द रिजल्ट्स ऑफ पोल्स, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो जो इलेक्शन हुए थे, जो पोल्स हुए थे, उसका रिजल्ट जो है वो अब क्या कर दिया है? डिड नॉट डिक्लेयर्ड, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, फेल्ड टू डिक्लेयर्ड, अनऑफिशियली डिक्लेयर। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इलेक्शन कमिश्नर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स ऑफ पोल्स। अगर आप इसको दोबारा पढ़ें सेंटेंस को कि द इलेक्शन कमिश्नर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स ऑफ पोल्स, ये बेस्ट सेंटेंस बन गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर है कि द गार्डनर इज़ लुकिंग डैश हिज प्लांट्स। देखें, जब लुकिंग आ जाती है, जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे ही लुकिंग आती है कि ही इज़ लुकिंग आफ्टर हिज ब्रदर, ठीक है,
या शी इज़ लुकिंग आफ्टर हिज ब्रदर, तो वो अपने भाई को देख रही है। तो इसका मतलब है कि द गार्डनर इज़ लुकिंग आफ्टर हिज प्लांट्स, जो माली है बाग का, वो अपने पौधों की देखभाल कर रहा है, ठीक है। तो द गार्डनर इज़ लुकिंग आफ्टर हिज प्लांट्स, तो बेस्ट ऑप्शन है आफ्टर, तो यही प्रीपोजिशन जो है वो यहाँ पर लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि पाकिस्तान लेक्स टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी की कमी है, तो यहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? पाकिस्तान लेक्स विद टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान लेक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान लेक्स ऑन टेक्नोलॉजी, या पाकिस्तान लेक्स इन टेक्नोलॉजी। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है पाकिस्तान लेक्स इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की कमी है, पाकिस्तान में, ना कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की कमी है। तो ये कोई सेंटेंस नहीं बनते, आप लोगों ने पहले उर्दू में थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है कि उर्दू में क्या सेंटेंस बन रहा है, तभी आप जो है वो इंग्लिश में उससे बेस्ट जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखें कि ही हैज़ नो एक्सेस डैश द प्रिंसिपल ऑफ हिज स्कूल, उससे अपने स्कूल के प्रिंसिपल तक कोई रसाई नहीं है, ठीक है। अब ही हैज़ नो एक्सेस फॉर द प्रिंसिपल ऑफ हिज स्कूल, विद द प्रिंसिपल ऑफ हिज स्कूल, ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ हिज स्कूल, या टू द प्रिंसिपल ऑफ हिज स्कूल। देखें एक्सेस जो होता है ना, रसाई, जब एक्सेस आता है तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो टू लगता है, ठीक है। ही हैज़ नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल ऑफ हिज स्कूल, तो जो बेस्ट प्रीपोजिशन है वो है टू। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखें द पॉन्ड अबाउंड्स डैश फिश। अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को हम बताते चलें कि जब एक ही तरह की फिशेस के एक ही तरह की जब फ़िश की इकसाम की बात होगी, लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट के बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास ओरका वेल्स हैं, ठीक है, या फिर हम नहीं, बल्कि वो तो मैमल्स हैं, वो फ़िश नहीं है। हम अगर बात करते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शार्क्स हैं और एक ही मतलब एक ही स्पीशीज़ से हैं, एक ही उनकी टाइप है, एक ही उनका रहन सहन, हैबिटेट, एवरीथिंग इज सेम, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो फ़िश की प्लुरल होगी वो भी फ़िश ही होगी। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास शार्क्स हैं, हमारे पास ट्राउट है, हमारे पास जो है ये सिल्वर कार्प्स हैं, उसके अलावा हमारे पास ग्रीन कार्प्स हैं, इस तरह की जो फ़िशेज़ हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ़ तरह की मछलियाँ हैं, मुख्तलिफ़ तरह की फ़िश हैं, उनके लिए हम ES लगाएंगे और फ़िश की जो प्लुरल होगी उनके लिए वो फ़िशेज़ होगी, ठीक है। मुख्तलिफ़ तरह की इकसाम की मछलियों के लिए जो फ़िश की प्लुरल होगी वो फ़िशेज़ होगी, और अगर एक ही तरह की इकसाम की मछलियाँ हमें मिलती हैं तो उनकी जो प्लुरल होगी वो फ़िश होगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एक पॉन्ड है जो मछलियों को रोक के रखता है, तो फ़िश जो है यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है कि वो एक ही तरह की फ़िश है जो पॉन्ड में रखी जाती है। वो ट्राउट भी हो सकती है, वो थैला भी हो सकती है, और कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो द पॉन्ड अबाउंड्स, तो क्या आएगा यहाँ पर, इन आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑन आएगा, या फिर एट आएगा। तो जब अबाउंड्स आता है, रोकना, अबाउंड्स का मतलब, ठीक है, अबाउंड्स जो है यहाँ पर इसके साथ जो करेक्ट प्रीपोजिशन होता है वो होता है इन। द पॉन्ड अबाउंड्स इन फिश, ठीक है। पॉन्ड्स जो है वो अपने अंदर फ़िश को रोके रखता है या अपने अंदर रखता है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट प्रीपोजिशन। इसके बाद यहाँ पर देखें, दे डील इन जेम्स, ठीक है, दे डील इन जेम्स, वो पत्थरों के साथ डील करते हैं। तो यहाँ पर आपने ये नहीं लिखना कि जब जेम्स आ गया कि प्रेशियस स्टोन्स, तो प्रेशियस स्टोन्स इज़ द बेस्ट आंसर। ये नहीं है कि प्रेशियस फाइबर हो, ये तो सॉफ्ट होता है। यहाँ पर जेम्स का मतलब जो है वो पत्थर होते हैं, कीमती पत्थर, ठीक है। प्रेशियस ऑर्नामेंट्स नहीं हो सकते क्योंकि ये जेवरात होते हैं। प्रेशियस ग्लास इज़ अ मिरर, सो वी कांट यूज़ इट टू। तो दे डील इन प्रेशियस स्टोन्स, तो ये बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए, ठीक है। इस पूरे का अगर सिनोनिम आपसे पूछ लें तो आपने इसका जवाब देना है कि दी डील इन प्रेशियस स्टोन्स। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पर है, द सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर वॉज नॉट अट्रैक्टिव टू गो ऑन अ टूर टू दैट एरिया। यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को जो है वो गौर से देखें तो जो सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर है उसको अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। तो सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर अंडरलाइन करके हमसे पूछा गया है कि आप इसका
दूसरा मीनिंग बताएं, रिलेटेड मीनिंग बताएं ऑप्शंस में से। ठीक है, जिसमें दिया गया द चोकिंग एटमॉस्फेयर, द हॉट एटमॉस्फेयर, अनचेंजेबल एटमॉस्फेयर या द फ्रेश एटमॉस्फेयर। जब जहाँ पर सफोकेटिंग वर्ड आता है ना, तो सफोकेटिंग का मतलब होता है कि जब सांस लेने में दुश्वारी पेश आए। ठीक है, इट व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ इन द एटमॉस्फेयर, इट मीन्स वी आर इन सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर चॉकिंग होगा, मतलब जो हिलाकर रख दे, ख़राब करे सांस को, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आपको फेस करने को मिलते हैं तो आपने ये वाला आंसर जो है वो देना है और यही बेस्ट आंसर है। ठीक है, द चॉकिंग एटमॉस्फेयर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, दिस क्लॉथ इज़ इन्फीरियर। देखें यहाँ पर क्लॉथ आया है, क्लॉथ जो है CLOTH, इसका मतलब है बगैर सिला हुआ कपड़ा। ठीक है, अगर यहाँ CLOTHE आता तो इसका मतलब होता है कि सिला हुआ कपड़ा। तो दिस क्लॉथ इज़ इन्फीरियर टू दैट वन, तो बेस्ट जो प्रीपोजिशन लगना है यहाँ पर वो है टू, इन्फीरियर टू आता है। ठीक है, तो दिस क्लॉथ इज़ इन्फीरियर टू दैट वन। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ही लॉन्ग्ड मीटिंग मी। ही लॉन्ग्ड मीटिंग मी, उसने मतलब वो बड़ी दूर से मुझे मेरे साथ मिलने के लिए आया, मेरे साथ जो है वो बात करने के लिए आया। ठीक है, आप जो भी आपको इजी लगे आप इसका आप इसके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो ही लॉन्ग्ड फ्रॉम मीटिंग मी, ही लॉन्ग्ड विद मीटिंग मी, ही लॉन्ग्ड टू मीटिंग मी, ही लॉन्ग्ड फॉर मीटिंग मी। तो जो बेस्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा कि ही लॉन्ग्ड फॉर, उसने बहुत सफ़र किया मुझसे मिलने के लिए। ठीक है, तो बेस्ट जो प्रीपोजिशन है वो है फॉर इसके लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें, हमें एक और प्रीपोजिशन जो है वो लगाना है कि दे हैव रन शॉर्ट डैश मनी। तो दे हैव रन शॉर्ट फॉर मनी, शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट एट मनी, शॉर्ट विद मनी। तो जो बेस्ट प्रीपोजिशन है यहाँ पर वो है दे हैव रन शॉर्ट ऑफ मनी। ठीक है, उनके पास पैसे की जो है वो कमी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और प्रीपोजिशन हमने लगाना है कि द थीफ ब्रोक डैश द हाउस। अब चोर ने जो है वो कुछ तोड़ा और वो फिर घर के अंदर, मतलब तोड़ के घर में दाखिल हो गया। तो जो बेस्ट प्रीपोजिशन लगेगा वो एट लगेगा यहाँ पर। द थीफ ब्रोक एट द हाउस नहीं, द थीफ ब्रोक इन टू द हाउस कुड बी, द थीफ ब्रोक इन द हाउस ये भी हो सकता है, द थीफ ब्रोक थ्रू द हाउस ये भी हो सकता है। तो सारे के सारे सेम लग रहे हैं, लेकिन हमने कोई एक चूज़ करना है। अब देखें, द थीफ ब्रोक इन टू द हाउस, चोर घर में तोड़ कर दाखिल हुआ, तो ये इन टू जो है ये बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टू भी आ रहा है ना, हमने उसको घर में दाखिल करवाना है। तो द थीफ ब्रोक इन टू द हाउस, दिस इज़ द बेस्ट प्रीपोजिशन। इसके बाद हमने एक और प्रीपोजिशन लगाना है कि वाई शुड वी नॉट सिंपथाइज डैश देम। ठीक है, वाई शुड वी नॉट सिंपथाइज विद देम, टू देम, ऑफ देम या फिर फॉर देम। तो यहाँ पर जो बेस्ट प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा कि वाई शुड वी नॉट सिंपथाइज विद देम। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन है विद। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है कि रिवील टू हिम वॉज द गिल्ट ऑफ हिज सन बाई अ नेबर। ठीक है, यानी कि जो उसकी तरफ जाहिर किया गया वो उसके बेटे का जुर्म था जो कि उसके हमसाए ने उसे बताया। अब गिल्ट के नीचे उसने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब है कि हमने गिल्ट का जो है वो सिनोनिम तलाश करना है। ठीक है, तो गिल्ट का सिनोनिम देखते हैं। ब्लंडर आएगा, क्राइम आएगा, बैड टेम्पर आएगा, तो एरर आएगा। देखें, जब गिल्ट होता है जुर्म, तो जुर्म का जो सिनोनिम है वो है क्राइम, तो क्राइम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। रिवील टू हिम वाज द क्राइम या गिल्ट ऑफ ए सन बाय अ नेबर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर भी हमने सिनोनिम जो है वो ढूंढना है। हक्सले इज़ एन आयरॉनिक एंड हिस्टोरिकल राइटर, यानी कि जब आप आयरॉनिक और हिस्टोरिकल को देखें तो इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा मज़ाहिया, थोड़ा सा तंज़ मज़ाह वाला। ठीक है, जो तंज़ मज़ाह करे वो ऐसा राइटर है, वो ऐसा मुसन्निफ़ है। तो हमने देखना है कि कौन सा जो है वो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है आयरॉनिक और हिस्टोरिकल के लिए, क्योंकि इसी को अंडरलाइन भी किया गया है।
तो कौन सा आएगा? सीरियस एंड क्लियर, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेटजिकल, एम्बिगियस एंड हॉलो, टाउंटिंग एंड रेडिक्यूलिंग। देखें, टाउंटिंग का मतलब होता है तंज करना, रेडिक्यूलिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो मैंने जैसे कहा कि आयरॉनिक और स्टेरिकल में ऐसा यानी कि हक्सले इज़ एन आयरॉनिक एंड स्टेरिकल राइटर। जब किसी के लिए आयरॉनिक एंड स्टेरिकल का वर्ड यूज़ किया जाए तो इसका मतलब होता है कि वो तंज़ो मज़ाह वाला है। तो टाउंटिंग और रेडिक्यूलिंग का मतलब भी तंज़ो मज़ाह है। तो ये इसका बेस्ट सिनोनिम है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर भी हमने सिनोनिम ढूंढना है। द मेडिसिन हैज़ सीज टू बी इफेक्टिव। सीज टू बी इफेक्टिव, सीज का मतलब होता है कि रुक जाना, इफेक्टिव का मतलब होता है असरअंदाज होने वाली, मुअस्सर। तो इसका मतलब है कि ये जो मेडिसिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं अब इसका असर जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सीज टू बी इफेक्टिव। तो इसको सीज टू बी इफेक्टिव को जो है उसने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो हमने इसका सिनोनिम ढूंढना है। अब सीज टू बी इफेक्टिव का मतलब है कि अब जो है जो मेडिसिन पहले थी अब उसने असर करना छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि क्या वो गायब हो गई है, वैनिश्ड? नहीं। टर्न्ड कलरलेस, क्या उसका रंग फीका पड़ गया है? नहीं। बीन स्टिंकिंग, क्या वो ख़राब हो रही है? नहीं, वो एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास एक और हमने सिनोनिम ढूंढना है। ही प्रेजेंट्स रियलिटी इन फिक्शियस करैक्टर्स। देखें, फिक्शियस का मतलब होता है ख्याली। ठीक है, जो कहानियों में पाए जाएं, ऐसे किरदार जो कहानियों में पाए जाएं। तो उसने रियलिटी को, उसने असलियत को दिखाया कहानी वाले किरदार में। ठीक है, इसका मतलब है कि ये ऐसे करैक्टर्स हैं जो रियल नहीं है। ठीक है, ये अनरियल करैक्टर्स हैं, फिक्शियस। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए? टिपिकल करैक्टर्स, इमेजिनेटिव करैक्टर्स, रियल करैक्टर्स या अनरियल करैक्टर्स? फिक्शियस करैक्टर्स, फिक्शियस का मतलब होता है जो अनरियल हो, जो रियल ना हो। तो बेस्ट ऑप्शन भी अनरियल करैक्टर्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर है कि हिज पेंटिंग्स वर अनएनिमियसली डिक्लेयर्ड द बेस्ट। अनएनिमियसली का मतलब होता है कि जब आपका कोई अपोजिट ना हो। ठीक है, आपके कोई मुखालिफ ना हो, आप इजीली जो है वो अपनी पेंटिंग्स को, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिज पेंटिंग्स वर एनिमियसली डिक्लेयर द बेस्ट, के उसकी पेंटिंग्स को बग़ैर किसी मुखालिफ के जो है वो बेहतरीन किरदार, बेहतरीन जो है उनको लक़ब दे दिया गया। ठीक है, उनको बेहतरीन करार दे दिया गया। तो अनएनिमियसली होता है कि जब आपका कोई अपोजिट ना हो। ठीक है, आपके कोई मुखालिफ ना हो। तो यहाँ अनएनिमियसली को उन्होंने कर दिया है अंडरलाइन। अब हमने इसका सिनोनिम ढूंढना है। क्रिटिकली नहीं होता, अपोज्ड बाय भी नहीं आएगा, इन फॉलो कार्ड आ सकता है, सेपरेटली नहीं आ सकता। तो हिज पेंटिंग्स वर अनएनिमियसली डिक्लेयर्ड द बेस्ट, इसका मतलब है कि उसकी पेंटिंग्स जो है वो बगैर किसी मुखालिफ के, ठीक है, बेहतरीन करार दे दी गई हैं। तो इन फुल अकॉर्ड, मुकम्मल तरह से। तो दिस इज़ द बेस्ट आंसर, दिस इज़ द बेस्ट सिनोनिम दैट मैचेस विद अनएनिमियसली। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस थे। इसके बाद क्वेश्चन जो है वो वो ख़त्म हो चुके हैं। और आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और हम इंग्लिश के थोड़े और टेस्ट्स और एमसीक्यूज़ इस तरह के जो है हम समझने की और हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।